नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस क्लास में इसरो की तरफ से 2017 में टेक्नीशियन बी यानी कि आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक एग्जाम करवाया गया था। तो इस पेपर का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम है इसरो की तरफ से करवाया गया था एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से। और इसरो के आपको जैसे कि पता ही होगा, अलग अलग सेंटर की तरफ से अलग अलग एग्जाम करवाए जाते हैं, अलग अलग पेपर लिए जाते हैं। तो एनआरएससी की तरफ से ये एग्जाम लिया गया था, तो इसका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और टोटल प्रश्नों के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 80 प्रश्न है, लगभग सभी प्रश्न आपके टेक्निकल के ही है। कोई 2-4 प्रश्न इन्होंने मैथ के दे रखे हैं और यहाँ पे 2 घंटे का इनकी तरफ से टाइम दिया गया था, ठीक है। तो एक एक करके अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले। जो भी बच्चे खास तौर से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और पेपर का इसरो में लेवल क्या रहता है वो भी आपको पता चलेगा। इसरो एक बहुत ही रेपुटेड डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपको पता ही है ना। चलिए एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। मेरे आंसर देने से पहले आपको भी अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठे हैं और उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखना है और उसके बाद में कमेंट करके बताना है भी आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया 3, 5, 10 और 15 फैराड के कैपेसिटर समांतर में यदि जुड़े हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी, यानी कि टोटल धारिता इन्होंने समांतर क्रम में पूछी है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए समांतर क्रम में जब धारिता अपने को ज्ञात करनी होती है ना, तो रेजिस्टेंस अपन सीरीज में कैसे याद करते हैं उसी प्रकार का फॉर्मूला अपन लगाते हैं, यानी कि C1 + C2 + C3। इस फॉर्मूले के जरिए आप सोल्व इसको कर पाओगे। 5, 10 और 15 का आप योग कर लीजिए, टोटल मिलाकर के 30 फैराड आपकी धारिता आ जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस का इस केस के अंदर उल्टा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, XLPE का क्या अर्थ है। XLPE का इन्होंने मतलब पूछा है, जैसे कि अभी BARC का एग्जाम हुआ है तो उस एग्जाम के अंदर भी शायद उन्होंने ई का मतलब पूछा था एक वर्ड का ना। तो इसका मतलब होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ये केबल होती है जिसको अपन 33 kV तक अंडरग्राउंड केबल के रूप में काम में लेते हैं। तो XLPE इसके किसी भी वर्ड का भी आपको आंसर पूछा जाता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल इसका फुल फॉर्म होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, MCCB क्या, यानी कि MCCB की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ रखी है। तो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है। सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल का वोल्टेज क्या होता है। तो इन्होंने मतलब एक तरीके से कुछ चार्ज डिस्चार्ज का दिया नहीं है, तो स्टैंडर्ड इन्होंने वोल्टेज पूछा है। तो अपन मान के चलेंगे भी स्टैंडर्ड वोल्टेज का मतलब है कि फुल चार्ज की दशा में, है ना। देखिए लेड एसिड बैटरी जब फुल चार्ज होती है ना, तो एग्जैक्ट वोल्टेज उसका होता है 2.2 वोल्टेज, और जब ये पूर्णतः डिस्चार्ज होती है तो 1.8 वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वैसे अपन इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अपने को सी ऑप्शन के साथ में जाना होगा। एग्जैक्ट आंसर आपका 2.2 भी हो सकता है। SPV सेल क्या है। SPV सेल क्या है, एक तरीके से इनकी फुल फॉर्म पूछिए। देखिए PV फोटो वोल्टिक, इसका मतलब आप याद रखना तो आपको याद आ जाएगा। तो सोलर फोटो वोल्टिक सेल होते हैं। सोलर फोटो वोल्टिक सेल होते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काम करते हैं, जो कि सूर्य की आपकी प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करते हैं। SPV की फुल फॉर्म सोलर फोटो वोल्टिक सेल है। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। तोड़े बिना का मतलब ये है कि अपने को सर्किट को बंद ही नहीं करना पड़े और लाइन चल रही है, अपने को पता चल जाए भी इसका लोड कितना है, कितना एम्पियर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो उस उपकरण का इन्होंने नाम पूछा। तो इस प्रकार का जो उपकरण होता है, जो कि आपका क्लैंप मीटर जिसको बोला जाता है, अपन टोंग टेस्टर भी उसको बोलते हैं। यानी कि एक आपका उपकरण होता है जिसमें आगे की तरफ में इस प्रकार से एक जो लगा होता है, यानी कि एक क्लैंप लगा होता है ना। उस क्लैंप में से जो तार है, जो भी केबल वगैरह है जिसका अपने को लोड मापना है, तो उसको उसके अंदर से देते हैं। एक बटन लगा होता है, उसको दबाते ही ये जो है वो ओपन हो जाता है। तार अपन अंदर से करते हैं, फिर से अपन उसको बंद करते हैं, उसके बाद अपन रीडिंग चेक कर लेते हैं, यानी कि लाइन चल रही है, अपने को पता चल जाता है इस पर लोड कितना है, ठीक है। और उसकी ये जो क्लैंप होती है ना, जो होती है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर क्लैंप बोलते हैं। और जो अंदर से अपन वायर डालते हैं वो एक तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, और ये जो अपना जो होता है ट्रांसफॉर्मर क्लैंप होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में काम करती है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होती है, एसी के लिए भी होता है और एसी और डीसी दोनों मेजर करने के लिए भी टोंग टेस्टर होते हैं, ठीक है। अपना एसी वाला तो एक सिंपल टोंग टेस्ट होता है, और जो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं होल इफेक्ट क्लैंप मीटर
टोंग टेस्ट बोला जाता है उसको, है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, इंडक्टिव परिपथ के पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए कौन से संघटक का उपयोग करेंगे। किसका अपन उपयोग करते हैं, तो संधारित्र का अपन उपयोग करते हैं, है ना। अभी अपने को पावर फैक्टर के अंदर सुधार करना है तो उसके लिए संधारित्र जोड़ते हैं, और संधारित्र भी अपन सर्किट के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और संधारित्र जब अपन पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए काम में लेते हैं तो उसको रेटिंग है ना अपन kVAR के अंदर उसकी रेटिंग लिखते हैं। नॉर्मल संधारित्र की जो रेटिंग होती है आपको पता ही है, फेरेड के अंदर लेते हैं, लेकिन जब पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए उपयोग में लेंगे तो kVAR में लेंगे और समांतर क्रम में इसको अपन सर्किट के लगाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, रिएक्टिव पावर को किससे दर्शाया जाता है। रिएक्टिव पावर को किससे दर्शाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था अभी, kVAR है ना, kVAR के अंदर इसको लिखा जाता है, ठीक है। और kW होती है, ये आपकी वास्तविक शक्ति होती है, ये आपकी वास्तविक शक्ति होगी। kVA ये होगी आपकी आभासी या फिर अपने अपरेंट पावर भी बोलते हैं। kWH ये आपकी एनर्जी होती है ना, विद्युत एनर्जी या विद्युत ऊर्जा होती है, जो कि अपना मीटर दर्शाता है, घरों वाला मीटर। और kVAR ये आपकी रिएक्टिव पावर। उसके बाद विद्युत शॉक को रोकने के लिए सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है। MCB होती है, ये आपकी ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। MCCB ओवरलोड के लिए होती है, इसकी रेटिंग हाई होती है MCB की तुलना में। अर्थ टेस्टर, ये अर्थ की टेस्टिंग करने के लिए काम में लेते हैं। एक होता है RCCB यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो इसका उपयोग अपन किस लिए करते हैं, शॉक से बचने के लिए। जैसे कोई इसको टच करेगा तो RCCB है वो ड्रॉप हो जाएगी, ये मतलब क्या है कि सर्किट को ब्रेक कर देगी। विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट आपका होगा 1 kWh के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 56 किलो ओम के लिए रंग कोड इन्होंने पूछा है, यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर है अपना तो उसका कलर कोड इन्होंने पूछा है। कलर कोड की जब भी बात आती है ना तो आपको एक मतलब क्या कि लाइन याद होनी चाहिए, है ना। एक लाइन है आपकी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आपको पता ही होगा इस प्रकार के, जिसमें अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5 इन्होंने लिखा, तो 5 की संख्या पे क्या आ रहा है, G आ रहा है, यानी कि हरा आ रहा है। तो इसमें देख लीजिए हरा कौन सी ऑप्शन में है, तो एक तो अपना ये हो गया। उसके बाद में 6 है, तो 6 आ रहा है B यानी कि ब्लू यानी कि नीला हो गया, तो नीला भी अपना आ गया। उसके बाद में K है, K का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 है तो आपका आ जाएगा 0, है ना। ये आपका O है ना, 0 यानी कि ऑरेंज यानी कि नारंगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ये लाइन आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, सिलिकॉन डायोड की अग्र दिशा वोल्टेज ड्रॉप इन्होंने पूछा है। देखिए सिलिकॉन होता है ना, उसके केस में तो अपना अग्र दिशा वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7, और जर्मेनियम जो होगा GE उसके लिए होता है 0.3 होगा, है ना। ये हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है, इससे कम ही हो सकता है, 0.7 से कम, 0.3 से कम भी हो सकता है, लेकिन अपन हाईएस्ट वैल्यू होती है वही अपन लेके चलते हैं प्रश्नों के अंदर एग्जाम। एक RC परिपथ में यदि C की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है और R की वैल्यू 1 किलो ओम है तो समय स्थिरांक आपको बताना है। सबसे पहले आपको RC परिपथ में समय स्थिरांक आपको ज्ञात होना चाहिए, है ना। अभी कैपेसिटिव परिपथ है तो इसमें देखिए समय स्थिरांक टाइम कांस्टेंट होगा ना, T बराबर ये होगा RC होगा, यानी कि R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 × 10 की पावर 3 किलो है, तो अपन ने 10 की पावर 3 लगा दी। और उसके बाद में कैपेसिटेंस कितना, 1 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो का मतलब है 1 × 10 की पावर अपनी -6 हो गई। तो देखिए इसको इससे काटोगे तो 1 × 10 की पावर -3 बच गई है ना, 1 × 10 की पावर -3, तो -3 अपन यहाँ पे देखिए आपका मिली सेकेंड आ जाएगा, 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके सॉल्यूशन में। चुंबकीय क्षेत्र की कार्रवाई से, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की कार्रवाई से प्रवाह में परिवर्तन रोकने वाला परिपथ तत्व कौन सा है। प्रवाह में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे कि धारा में परिवर्तन इन्होंने पूछा है, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। द सर्किट एलिमेंट व्हिच रजिस्ट चेंज इन करंट थ्रू इट बाय द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करता है, वो अपना रेजिस्टेंस करता है, या फिर रजिस्टर भी अपन बोलते हैं ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए।
15 नंबर प्रश्न में लिखा है एक 100 किलो ओम प्रतिरोध को अपने टर्मिनलों के बीच 20 वोल्टेज का सामना करने के लिए कितनी क्षमता का होना चाहिए। क्षमता का होना चाहिए यानी कि इन्होंने पावर की रेटिंग पूछी है। अपने पास में V की वैल्यू भी है, अपने पास में R की वैल्यू भी है, तो P का जो फॉर्मूला होता है P बराबर V की पावर 2 अपॉन R। V की पावर 2 यानी कि 20 × 20 आपका 400 है और रेजिस्टेंस आपका 100 है ना। 400 में 100 का भाग दीजिए, आपका 4 वाट आंसर इसका आ जाएगा। बीजेटी में सबसे छोटा क्षेत्र किसका होता है, फिजिकल साइज के हिसाब से इन्होंने पूछा है। बीजेटी के 3 मतलब क्या कि अलग अलग पोर्शन होते हैं, यानी एक आपका अमीटर होता है, दूसरा आपका कलेक्टर होता है और तीसरा आपका इसके अंदर बेस होता है। तो तीनों के अंदर अगर अपने फिजिकल साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो आपका अमीटर का होता है, उसके बाद में कलेक्टर का होता है और उसके बाद में आपका बेस का होता है। ठीक है, ये तो होगा फिजिकल साइज। उसके बाद में कई बार डोपिंग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे कम जो डोपिंग होती है ना, ये आपकी बेस पे सबसे कम डोपिंग होगी और सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपकी कलेक्टर पे होती है और अमीटर पे मीडियम डोपिंग होती है। सबसे बड़ा साइज होता है अमीटर का। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे छोटा क्षेत्र इन्होंने पूछा तो ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद अगला मैथ का प्रश्न है 55 की स्क्वायर माइनस 45 की स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। मेरे हिसाब से शायद इसका a प्लस बी और a माइनस बी ही होगा ना। देख लीजिए आप 55 और 45 ये आपका 100 हो गया और a माइनस बी यानी कि 10 हो गया, तो इसका आंसर आपका 1000 आ जाएगा ना। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 देखिए, किसी डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम होती है, तो दक्षता डीसी मशीन की अधिकतम कब होगी, जिस हिसाब से ट्रांसफार्मर के अपन पढ़ते हैं भी जो कांस्टेंट लॉसेज है और वो अपने जो अस्थिर यानी कि जो चलायमान जो वेरिएबल लॉसेज होते हैं दोनों अगर बराबर हो जाएगी तो है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। ट्रांसफार्मर अपन क्या करते हैं, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज जब बराबर होती है तब दक्षता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक एलसी कौन सा सर्किट है, एलसी सर्किट अनुनाद एलसी है वो अनुनाद सर्किट है यानी कि रेजोनेंट की कंडीशन में है। आवृत्ति पर क्या होता है, यानी कि कोई एलसी सर्किट है तो अनुनादी आवृत्ति जो होती है ना उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें होती है। तो 4-5 चीज़ें होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वोल्टेज और जो करंट है इनके बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाता है और एंगल 0 होने की वजह से अनुनादी परिपथ जो होगा इसका आपका पावर फैक्टर जो होगा ये आपका इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर इकाई हो जाएगा। और एक होता है सीरीज के अंदर है तो इसमें करंट का मान होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा श्रेणी अनुनादी परिपथ में। तो आप इसके अंदर मैच करवा लीजिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किसी केबल के इंसुलेशन का रिलेटिव परमिटिविटी को अपन कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, 4 है। अगर इंसुलेशन के रिलेटिव परमिटिविटी को बदल करके 2 कर दिया जाए तो केबल के कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा। रिलेटिव परमिटिविटी और कैपेसिटेंस के बीच में अपने को संबंध पहले समझना पड़ेगा। सी होता है यानी कि ये जो धारिता होती है कैपेसिटेंस होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी पहले 4 थी अब 2 कर दी गई, आधी कर दी गई। इसका मतलब ये है ना, ये अपना कैपेसिटेंस है ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का सिंबल आपका ए हो जाएगा। इसका अपन महो या फिर साइमन, इसकी साइमन दोनों अपन इकाई के रूप में काम में लेते हैं। धारिता की इकाई क्या होती है तो सबको पता है, धारिता की इकाई फेरड होती है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 23 देखिए, वितरण ट्रांसफार्मर का माध्यमिक घुमाव किस विन्यास में है, यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग किस में होती है। तो अपन स्टार अपना डेल्टा और स्टार टाइप का अपन काम में लेते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये स्टार में होती है। किस में होती है, स्टार में होती है। स्टार में लेने का कारण 2 कारण होते हैं मेनली अपन देखें तो। एक तो ये होता है कि वोल्टेज बैलेंस रहेगा, भी अनबैलेंस लोड लगाएंगे ना उनकी वजह से न्यूट्रल अगर अपन ने लगा दिया तो वोल्टेज बैलेंस रहेगा, कम ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, पूरा वोल्टेज मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर अपने को टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग के लिए अपने को न्यूट्रल वायर भी मिल जाता है, तो इसलिए सेकेंडरी को अपन स्टार में रखते हैं। चलिए अगला जो अपना प्रश्न है, कंडक्टर का गुण इन्होंने पूछा है तो ये तो आपको पता ही होगा।
शून्य के करीब प्रतिरोध, यानी कि अच्छा कंडक्टर होगा तो उसका प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए। एक आदर्श कंडक्टर का प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए, तो 0 तो संभव ही नहीं है, तो शून्य के जितना पास में होगा प्रतिरोध उतना ही अपने लिए अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आप देखिए, 25 में प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या है, तो प्रतिरोध R बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3 प्रतिरोध 4, 6 और 12 समांतर में जुड़े तो उनका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। समांतर में प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 इस हिसाब से करके अपन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए 4, 6 और 12 दिए है तो आपका 12 आ जाएगा, और 3 + 2 + 1 यानी कि 6/12 यानी कि 1/2 आ रहा है, ठीक है। और R बराबर अपना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए। इसके अंदर 2 बल्ब इन्होंने बता रखे हैं, एक 75 वाट का है और दूसरा बल्ब 125 वाट का है। दोनों समांतर क्रम में जुड़े, पावर फैक्टर की वैल्यू दी है, लगातार 8 घंटे प्रतिदिन जल रहे हैं, 1 महीने तक चमकते हैं। दिन देखिए महीनों की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, तो अपन राउंड फिगर के अंदर 30 लेके चलेंगे तो कितनी ऊर्जा खपत करेगा, यूनिट अपने को ज्ञात करनी है। देखिए ऊर्जा खपत की जब बात आती है ना तो उसका फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटे इंटू कितने दिन वो चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर अपन 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। तो वाट टोटल देख लीजिए 75 और 125 यानी कि 200 घंटे की संख्या प्रतिदिन 8 घंटे चल रहा है, और दिन महीने के अंदर अपन ने 30 लिए। 30 अपन ने अपनी तरफ से लिए, एग्जैक्ट नहीं बता रखा है, 1000 है। तो आप देख लीजिए इसका कितना आंसर आता है आपका 6 और 8 यानी कि इसका लगभग आपका 48 आएगा ना। 48 इसमें वैल्यू नहीं दे रखी है, 45 दे रखी है, तो शायद इसकी वैल्यू 30 की जगह 28 लेके भी इन्होंने किया होगा ना। चलिए फॉर्मूला एग्जैक्ट यही होता है, इसमें मैं श्योर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर, 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो एक जो कैलोरी होती है इसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 4.184, ठीक है। कई जगह 4.182 भी लिखा होता है, तो किलो के अंदर पूछिए तो 1000 से गुना कर दो, 4184, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर उस हिसाब से वैल्यू दे रखी है तो ये भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, डेल्टा कनेक्शन सर्किट में फेज वोल्टेज पीएच किसके बराबर होता है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में इन्होंने रिलेशन पूछा है। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी डेल्टा की बात आती है और दूसरी आपकी बात आती है स्टार की, ठीक है। तो डेल्टा में इन्होंने पूछा है फेज वोल्टेज, तो डेल्टा के अंदर फेज वोल्टेज की जब बात आती है ना तो फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज के बराबर। किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। और जो धारा होती है ना फेज धारा, वो होगी आपकी लाइन धारा के बराबर, √3 इंटू लाइन धारा, ठीक है। और स्टार की जब बात आती है तो स्टार के अंदर फेज धारा बराबर लाइन धारा आएगी, और वोल्टेज का मान अगर देखें तो फेज वोल्टेज बराबर इसमें √3 इंटू लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो स्टार के अंदर धारा दोनों बराबर होती है और डेल्टा के अंदर वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनरेटर में विद्युत प्रवाह की दिशा किससे परिभाषित करती है, तो दाएं हाथ का नियम अपन काम में लेते हैं। नियम के बारे में लिखा है, मोटर के लिए अपन बाएं हाथ का नियम, उल्टे हाथ का नियम अपन काम में लेते हैं। केबल के मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग लेते हैं, तो अपन लेते हैं आर्म रिंग को। आर्म रिंग केबल को एक बार ऊपर वाला इंसुलेशन हटाते ही जो लोहे वाली जीआई तार की जो वायर आती है ना, उन्हीं को बोलते हैं आर्म रिंग, ठीक है। और ये मैकेनिकल नुकसान से पहुंचाती है। शीत होती है, ये अपने को केबल को नमी से पहुंचाती है, केबल के अंदर नमी नहीं जाए। और बेडिंग होती है ना, ये आर्म रिंग और शीत इन दोनों के बीच में लगी रहती है। ये जो पत्तियां होती है ना स्टील वाली जीआई वायर वाली, उससे ये जो शीत है ये खराब नहीं हो, इन दोनों के बीच में बेडिंग अपन लगाते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित सिस्टम का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो किस सिस्टम का अपन उपयोग नहीं करेंगे। एक फेज 3 तार तो अपन काम में लेते हैं, एक फेज वायर हो गया, एक अर्थ एक न्यूट्रल के लिए काम में ले सकते हैं। 3 फेज वायर भी अपन काम में ले सकते हैं। 3 फेज और 4 तार यानी कि 3 अपने फेज हो जाएंगे, एक अपना न्यूट्रल हो जाएगा, काम में लेते हैं। 3 फेज और 4 तार कहीं काम में नहीं लेते। ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर किसके बने होते, तो चीनी मिट्टी, जिसको अपन पोर्सलिन बोलते हैं। एक 4 पोल डीसी मशीन में इन्होंने पोल के बारे में पूछा है। एक 4 पोल डीसी मशीन है तो पोल के बारे में नीचे इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है। ए में देखिए, चारों ध्रुव उत्तर ध्रुव होते तो ऐसा तो नहीं है।
ये अपनी डीसी मोटर है तो उसके अंदर एन एस एन और एस, यानी कि एक के बाद में एक होता है। तो ये भी नहीं है। एकांतर पोल उत्तर और दक्षिण, ये वैसे सही होगा। एकांतर पोल का मतलब है एक बार उत्तर एक बार दक्षिण। चारों ध्रुव दक्षिण होती है, ये भी गलत है। दो दक्षिण ध्रुव के बाद दो उत्तरी ध्रुव है, इसका मतलब है कि दो दक्षिण ध्रुव के बाद यानी कि एस और एस, उसके बाद एन और एन, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। एन के बाद एस आएगा, एस के बाद फिर एन आएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी परिपथ को विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से किया जाता है? आर्मेचर में जो करंट होता है उसको बाहरी सर्किट तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है अपना कम्यूटेटर। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, कम्यूटेटर ब्रश आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? कम्यूटेटर ब्रश अपना सबसे ज़्यादा कार्बन के ही उपयोग में लेते हैं, क्योंकि कार्बन है वो चिकनाई प्रोवाइड करता है सरफेस को। हालांकि कॉपर के अपना ब्रश भी काम में लेते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है तो अपना कार्बन चुनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन का उपयोग करते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट और एक आपका होता है 735.5 वाट। वो वैल्यू अपने को ऑप्शन में नहीं दे रखी है। उसके बाद देखिए, डीसी सीरीज मोटर में अगर आर्मेचर प्रवाह है, प्रवाह का मतलब यहाँ पे है धारा, 50% कम हो जाए तो मोटर का टॉर्क कितना होगा? तो धारा, आर्मेचर धारा और टॉर्क में रिलेशन अपने को पहले देखना होगा। देखिए, आर्मेचर धारा और टॉर्क में जो रिलेशन होता है ना, आर्मेचर धारा समानुपाती होती है टॉर्क की स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि आर्मेचर धारा को यहाँ पे 50% यानी कि आधा की है, तो इस पे अपने को टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टॉर्क अपना स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब यह है कि 1/4, यानी कि धारा पहले कितनी हो रही थी? 50% है, तो अब ये टॉर्क कितना हो जाएगा? ये आपका 25% हो जाएगा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए, डीसी सीरीज मोटर में अगर, चलो ये तो पढ़ लिया आपने। प्रश्न नंबर 39 आप देखिए, 3 फेज 415 वोल्टेज 60 हर्ट्ज पूर्ण लहर दिष्टकारी का लहर आवृत्ति क्या होगा? लहर आवृत्ति का मतलब है कि रिपल फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अपने को देखना ये होता है कि रेक्टिफायर किस प्रकार का है। फुल वेव अपन इनो ये रेक्टिफायर दे रखा है। देखिए, रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू 6, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तब दो। हाफ वेव अगर होगा तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगा। यहाँ पे फुल है तो देखिए 60 हर्ट्ज दे रखा है, इसका 6 गुना यानी कि 0 और 36 360 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, एक पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? जो लिक्विड अपन उसके अंदर लगाते हैं तो पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? जब चार्ज होता है सेल तो उसकी ग्रेविटी बढ़ती है और डिस्चार्ज होता है तो ग्रेविटी कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन लेड एसिड सेल के अंदर कौन सी काम में लेते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अपन H2SO4 के नाम से इस फॉर्मूले से अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब बैटरी चार्ज होती है ना तो उसका आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.265, ठीक है, और इसको अपन दर्शाते हैं ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब में। एग्जैक्ट तो इसका आंसर होगा ये, लेकिन ये अपने पास में ऑप्शन में नहीं है। कई बार क्या होता है कि 1.26 भी दे देते हैं, 1.25 भी दे देते हैं, 1.27 भी दे देते हैं, 1.28 तक भी कई बार एग्जाम के अंदर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है यही होगा। और जब सेल पूर्णतः डिस्चार्ज होता है ना, उस कंडीशन में 1.13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। 1.13 भी होती है, 1.14 भी और 1.15 भी कई बुक्स के अंदर लिखी हुई मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन ने टोटल 40 क्वेश्चन देखे। टोटल मिलाकर के इस पेपर के अंदर 80% है। ठीक है, तो आधा पेपर अपना सोल्व हो गया है और आधा पेपर वो अपनी अगली क्लास के अंदर देखने वाले हैं। और भी कई सारे पेपर्स का मैंने सॉल्यूशन करवाया है। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर करके भी मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।